अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह करें। दोस्तों, ये वीलॉग मैंने अपने दोस्तों की फरमाइश पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस वक्त यूनान आया हुआ हूँ हॉलीडेज़ के लिए और कुछ दोस्तों ने फरमाइश की कि मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा लोगों को आगाह करूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शमाल मशरकी यूनान के शहर ओरानपोलिस पे। मेरे पीछे आपको एजियन सी नज़र आ रहा है और यहाँ से हमने एक क्रूज़ लेना है जो हमें एजियन सी के अंदर जो है वो 3 घंटे फिराएगा और हमें माउंट एथोस दिखाएगा। दोस्तों, यूनान आने से पहले मेरा ख्याल था कि यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का कल्चर, उसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आया था। मैंने प्लान किया हॉलीडेज़ के लिए, लेकिन जो आइसिंग ऑन द केक है यहाँ की, वो ये है कि यहाँ के जो बीचेस हैं, इतने खूबसूरत बीचेस मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं और नहीं देखे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बीचेस ज़्यादा मशहूर दुनिया में इसलिए शायद नहीं है कि इनका एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मंथ इन बीचेस के लिए जुलाई और अगस्त है। इसके अलावा बाकी साल यहाँ पे कदरे सर्द मौसम होता है, तो बीचेस पे आप वैसे तो जा सकते हैं, बट आप अगर स्विम करना चाहें तो शायद मुश्किलात पेश आएँ। तो नॉर्थ ईस्ट में जो ये रीजन है, इसे हेलकिडिकी कहते हैं। बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ के बीचेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। चलें, आपको मैं अभी जो है ना वो क्रूज़ पे जाके बाकी माउंट एथोस दिखाता हूँ, माउंट एथोस, और फिर उसकी सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, यूनान की यूरोप में ख़ुसूसी अहमियत इसलिए है कि यूनान को जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी बर्थ प्लेस कहा जाता है। जो मगरबी तहजीब का आगाज़ यूनान से हुआ था, ये बात हज़ारों साल पुरानी है। आप बात करें क्लासिकल एज की, जो कि क़ब्ल मसीह से तकरीबन 300-400 साल पहले था, उसमें हमें यूनान से सुकरात और अफलातून और फिर बुकरात और इस तरह के फ़लसफ़ी हमें मिलते हैं। इनकी फ़लसफ़ियाना सोच से आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन इनकी लेगेसी ये है कि ये तकरीबन 2500 साल पहले गुजर गए, लेकिन इनका फ़लसफ़ा आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है और उस पर बहस व मुबाहिसा होता है। फिर उसके बाद आप अलेक्जेंडर द ग्रेट से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। उसका ताल्लुक़ भी यूनान से था और यहीं से वो निकला और उसने पहली बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन जो नॉन हिस्ट्री में हमें मिलती है, उसकी बुनियाद रखी। उसके अलावा फिर उसके बाद यहाँ पे जो बैजेंटीन एम्पायर थी, बाजेंटीनी एम्पायर, यानी कि रोमी सल्तनत पहले जो थी और फिर बाद में वो बाजेंटीनी एम्पायर बनी, तो उसका जो बहुत बड़ा आप कह लें कि हिस्सा है, वो यूनान में ही है। अभी तक उनकी जो हिस्ट्री है और उनका जो कल्चर है, उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है बड़े अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे उस्मानियों की हुकूमत कायम हुई। उनके ज़माने के, उनके दौर के हमें आसार भी यहाँ पे हर जगह मिलते हैं। यूनान की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि पूरे के पूरे रीजन जो हैं वो उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को की जानिब से। और यूनान की एक अहमियत हमारे लिए ये भी है कि कुछ साल पहले तक यूरोप में एंटर होने के लिए यूनान सबसे ज़्यादा सेफ और आसान रास्ता समझा जाता था। जो लोग गैर कानूनी तरीके से एशिया से यूरोप आना चाहते थे, तो आमतौर पर वो, अगर पाकिस्तान से मैं बात करूं तो वो बजरिया बलूचिस्तान ईरान में एंटर होते थे, ईरान से वो टर्की आते थे और फिर टर्की से वो समंदर के ज़रिए या बॉर्डर के ज़रिए ग्रीस में एंटर होने की कोशिश करते थे। अब हालात काफ़ी मुख्तलिफ हो गए हैं।
इसके अलावा कुछ रूट्स, अल्टरनेटिव रूट्स बन गए हैं जिसपे मुश्किलात जो हैं वो शायद ज़्यादा हैं, लेकिन जान का ख़तरा शायद वहाँ पे कम है। इस रूट पे, टिपिकल रूट पे जान का खतरा बहुत ज्यादा है। इस पे मैं अलग इंशाल्लाह एक वीलॉग जो है ना वो आपकी खिदमत में जल्द पेश करूंगा। दोस्तों, यूनान की तहजीब बगैर ग्रीक मिथोलॉजी के मुकम्मल तौर पर इनकम्प्लीट है। जो ग्रीक मिथोलॉजी के वेरियस गॉड्स हैं, उनकी आप अगर कहानियां पढ़ें, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। उस पर नावल लिखे जाते हैं, आज भी उस पर फिल्में बनाई जाती हैं। फिर उनके जो हीरोज़ हैं, जिसमें हेराक्ल्स है, एथोस है, वगैरह वगैरह, उसकी जो फैसिनेशन है आपकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी होगी। एक और बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं वो ग्रीक स्पीकिंग है, इंग्लिश हल्की फुल्की समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में अपनी बात आपको समझा नहीं सकते। तो ये मसला आपको भी दरपेश हो सकता है। तो दोस्तों, जो लोग आप में से प्लान कर रहे हैं यूनान के विज़िट का, उनके लिए कुछ हिदायत। यूनान मगरबी यूरोप के मुकाबले में कदरे सस्ता मुल्क है। यहाँ पे रहना यानी कि होटल स्टे वगैरह वो रिलेटिवली सस्ता है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल, या फ्रांस, या जर्मनी, या इवन स्पेन। जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, उनसे ज़रा थोड़ा सा महंगा है, अंडरस्टैंडेबली। उसके अलावा यहाँ पे जो अच्छी बात है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, रोड्स बड़ी अच्छी हैं। अगर मैं लोगों की कर्टसी की बात करूँ या हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ, तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव देम 6। लोग मुनासिब हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी मुझे नज़र नहीं आई। उसकी शायद वजह एक ये है कि यहाँ पे एक ज़माने में बहुत सारे तारकीन वतन आए, तो शायद अब भी इन लोगों को जब ये कोई एशियन खासकर देखते हैं तो शायद इन्हें लगता है कि ये कोई तारकीन वतन शायद डंकी लगा के ही यहाँ पे आया है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। कुछ लोगों से मैंने यहाँ पे बात भी की, उन्होंने इस बात से एग्री किया। बहरहाल ये एक सब्जेक्टिव किस्म की फीलिंग है। अब जो यहाँ पे मुश्किलात मुझे पेश आई, यहाँ पे आने से पहले मेरा ख्याल था कि चूंकि यहाँ पे तुर्की की हुक्मरानी रही है एक ज़माने में, तो शायद यहाँ पे हलाल फूड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में हमें मिलता है या इवन स्पेन में मिलता है। लेकिन मुझे काफ़ी मायूसी हुई कि मैं एक जहाँ पे यहाँ पे ठहरा हूँ, थिस्सलुनीकी शहर है इनका, जो कि इनका को कैपिटल है। यूनान का दूसरा बड़ा शहर है, उसकी तकरीबन 12 लाख आबादी है, लेकिन वहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स गिने चुने 3 या 4 ही मुझे नज़र आए अब तक, और उनका फूड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मायूस कुन था। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स का मुझे हुआ कि सिग्नल्स 2 के फुल आते हैं, लेकिन सर्विस कोई अच्छी नहीं है। ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा दोस्तों, हम ये एजेंसी में एंटर हो गए हैं, और ये पीछे जो टावर आपको नज़र आ रहा है, ये 15वीं सेंचुरी का टावर है। ओवर एनोपोलिस ये शहर है, छोटा सा यहाँ का ये शहर है, लेकिन यहाँ पे मैंने मोस्टली होटल्स ही देखे हैं और बाकी इस तरह की बोट सर्विसेज हैं। बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक काफ़ी तेज़ सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। बेसिकली प्लान ये है कि ये हमें एजेंसी में सनसेट का नज़ारा करवाएगा। ये जो पीछे आपको धुंधला पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी साइड पे माउंट एथोस है, जो कि बहुत एक हिस्टोरिकल किस्म का पहाड़ है। इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। अच्छा दोस्तों, ग्रीस जो है वो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 3 करोड़ अफराद ग्रीस हॉलीडेज बनाने के लिए आते हैं। ये शायद दुनिया में इसका 7वां या 8वां नंबर गालबन बनता है जो टूरिस्ट की जो तादाद है, जो यहाँ करती है उसके हिसाब से। एजेंसी ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक हिस्सा है बहराए रोम का, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। उसकी आगे एक एक्सटेंशन है जो कि ये
इसको एक साइड से जो उसका ईस्ट बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर, उसको कवर करती है। इसकी ख़ास बात यहाँ पे छोटे और बड़े जज़ायर हैं जो कि हज़ारों के हिसाब से हैं। इसी तरह का एक ही छोटा सा जजीरा आपको सामने नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जज़ायर पे आबादी नहीं है, लेकिन इन जज़ायर की वजह से यहाँ पे पानी कोई बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता और पानी का कोई बहुत ज़्यादा जो है वो तूफ़ान आमतौर पे नहीं आते होते इस इन जज़ायर की वजह से। और इसी वजह से यहाँ पे जो बीचेस हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बेशुमार हैं। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ की ख़ास बात यहाँ के बीचेस की, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तयन करती है इस बात का कि कोई बीच जो वो कितना साफ़ सुथरा है, उसमें पानी की क्वालिटी क्या है वगैरह वगैरह, और उसके हिसाब से यहाँ फिर जो है ना वो दुनिया में उसकी कोई मार्किंग की जाती है। जो हाईएस्ट मार्किंग होती है वो 5 होती है, इसे ब्लू फ्लैग कहते हैं, ब्लू फ्लैग 5। तो ग्रीस के जो मोस्टली बीचेस हैं उनकी खासियत यह है कि वो ब्लू फ्लैग 5 उनके पास रेटिंग है, यानी कि पानी की क्वालिटी और जो सफाई सुथराई के इंतजामात हैं वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे हैं। अच्छा भाइयों, सूरत हाल ये है कि हमने यहाँ से वो क्रूज़ लिया है, ये ग्लास बॉटम क्रूज़ है। नीचे आप जो ना लाइव जो है ना वो जानवर देखें समंदर के और शहजादन जी जैसे कीड़े मकोड़े देखें, और नहीं तो ऊपर जो है ना वो ये एजियन सी है बेसिकली। तो ये देखें, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना पहाड़, ये है माउंट एथोस। क्या बात है इसकी कहानी अभी मैं आपको सुनाता हूँ। तो बेसिकली हमने जो पैकेज लिया है ये सनसेट वाला है, 3 घंटे वाला। अब सनसेट होने लगा है तो म्यूज़िक इन्होंने लगाया हुआ है, पीछे माहौल बनाया हुआ है। खैर 2 डेक्स हैं इसके, 3 है बल्कि, एक ये है, एक ऊपर है और एक नीचे है। नीचे बहरहाल सर्विस एरिया ही है। अच्छा दोस्तों, ये है जी माउंट एथोस। बेसिकली इसके बारे में बड़ी कहानी एक ज़बरदस्त से मशहूर है। जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके हिसाब से इनका एक देवता है जिसे पोसाइडन कहते हैं, जो कि समंदर का देवता भी कहलाता है। तो जो देवता थे उनकी जो है वो एक जंग हुई थी डेमीगॉड्स के साथ, जो कि हाफ जो है वो देवता थे और हाफ ह्यूमन थे। तो उसमें जो डेमीगॉड से उनको शिकस्त हुई थी। तो एक डेमीगॉड था एथोस। एथोस की जो फाइट हुई थी या बैटल हुई थी वो पोसाइडन के साथ हुई थी इस मकाम पर। और मिथोलॉजी के मुताबिक पोसाइडन जो इनका समुद्रों का देवता है, उसने एथोस को, एथोस एक जाइंट था बेसिकली, यानी कि बहुत ही बड़ा वो जो कोई जिन था। तो उसमें एथोस को शिकस्त हुई आखिरकार, और एथोस को फिर यहाँ पे पोसाइडन ने दफन किया और उसकी वजह से ये पहाड़ बना और फिर इसका नाम माउंट एथोस उसी मुनासबत से रख दिया गया। बहरहाल इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अब ये है कि माउंट एथोस पे इनकी मोनेस्ट्रीज़ हैं जो कि हज़ारों साल पुरानी है, बहुत सारी, यानी कि इनकी आप जो चर्च कह लें या इबादतगाहें कह लें। और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बेसिकली। और दूसरी अहम बात यह है कि उन मोनेस्ट्रीज़ में औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस आइलैंड पे ये जो है वो जो माउंट एथोस है, यहाँ पे औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है अभी तक। तो आप सिर्फ बाहर से समंदर के रास्ते से जो है ना वो औरतें अगर देखना चाहें तो वो सिर्फ देख सकती हैं।